हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे, किस तरह से मौर्य वंश का पतन हुआ, उसके संदर्भ में हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में किया जाता है कभी कभी, और कभी कभी सारे कारणों को इकट्ठा पूछा जाता है। जब एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि मौर्य वंश के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, तो सीधे सीधे एक ही डायरेक्ट हेडिंग डाल के आप क्वेश्चन को करते हैं, पूरे कारण जितने हैं सबको बारी बारी से बताते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में सम्राट अशोक उत्तरदायी था, इसकी विवेचना कीजिए, तो ऐसे प्रश्नों को आप दो पार्ट में करते हैं। कहने का मतलब है, आधे पार्ट में आप चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को उत्तरदायी ठहराते हैं और आधे पार्ट में अन्य कारणों का विश्लेषण करते हैं। तो दो पार्ट हो जाते हैं और इस तरह से दोनों पार्ट के अलग अलग विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तब जाके आपके फैक्ट क्लियर होता है कि इसमें मौर्य वंश के पतन में कितना सम्राट अशोक उत्तरदायी था और कितना अन्य कारण उत्तरदायी हैं। दोनों पहलुओं का बारी बारी से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए विषय उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मौर्य वंश के पतन में सम्राट अशोक कितना उत्तरदायी था और उसके पश्चात उसके अन्य जो फैक्टर हैं, अन्य जो कारण हैं उसके पतन के कारणों में, उनका विश्लेषण करते हैं। तो चलिए विषय उसको स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, मौर्य वंश के पतन के कारण में दो पार्ट है, क और ख। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, क पार्ट में मौर्य वंश के पतन में सम्राट अशोक उत्तरदायी था, इसकी विवेचना करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं, सम्राट अशोक के विषय में थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी देना चाहते हैं। सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। जैसा कि आप जानते हैं, कलिंग युद्ध जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, और कलिंग युद्ध में उसने 99 भाइयों की हत्या करके बहुत सारे लोगों की सेना में बहुत ज़्यादा दुर्गति होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इस युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और चूँकि घटना दृश्य जो है बहुत भयावह था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, महिलाएं विलाप कर रही थी, बहुत सारे लोगों के किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर कटा था, किसी का सर कटा था। इतना अजीब दृश्य था उस युद्ध में, और इसी दृश्य को देख करके उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसने संकल्प लेता है कि कभी भी युद्ध अब नहीं करूँगा, कभी भी हिंसा नहीं करूँगा, और पूरे जीवन भर जो है अहिंसात्मक मार्ग पे चलेंगे। और इसी से आगे चल कर के वह महात्मा बुद्ध की तरह उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है और पूरे जीवन भर अहिंसा के रास्ते पे चलता है। तो सम्राट अशोक कैसे उत्तरदायी है मौर्य वंश के पतन में, उन्हीं पहलुओं का विश्लेषण हम लोग करेंगे। तो चलिए वैसे बस स्टार्ट करते हुए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सम्राट मौर्य वंश के पतन में उत्तरदायी है। पहलू पहले में पार्ट 1 में, और आगे पार्ट 2 में देखेंगे कैसे अन्य कारण उत्तरदायी हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग सम्राट अशोक के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट है अशोक की अहिंसावादी नीति। जैसा भी जस्ट हमने अभी आपको बताया कि अशोक की अहिंसावादी नीति के कारण मौर्य वंश का पतन हुआ, इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत। तो अशोक की अहिंसावादी नीति, कलिंग युद्ध के पश्चात जब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है, तो बौद्ध धर्म की नीतियों पे चलता है, बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को अपनाता है, धारण करता है और उसी को फॉलो करता है, और अपने साम्राज्य में भी नागरिकों से अपेक्षा करता है कि सभी बौद्ध धर्म का पालन करें, अहिंसात्मक रास्ते पे चलें और हिंसा ना करें। तो इस तरह से जो सम्राट अशोक की जो नीतियाँ थी बौद्ध धर्म से युक्त थी, और अहिंसावादी नीति होने के कारण जब कोई राजा होता है, जब युद्ध नहीं करता है, तो उसका परिणाम यह होता है कि जब अगर राजा होके युद्ध नहीं करेगा तो बाह्य आक्रमण होंगे, आवश्यकता पड़ने पे तलवार उठानी पड़ेगी राज्य की रक्षा करने के लिए, और राजा जब अहिंसात्मक हो जाएगा, टोटल संन्यास ले लेगा, तो स्वाभाविक है पूरे साम्राज्य में सैनिक भी आक्रमण हो जाएंगे, सैनिक भी युद्ध पे नहीं जाएंगे और न ही वो इस लायक रहेंगे कि अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा कर सकें। तो अशोक की बौद्ध अहिंसावादी नीति, यानी जो उसकी नीति थी, इस तरह से कभी हिंसा नहीं करेंगे। यह नीति साम्राज्य के लिए क्या होती है, घातक सिद्ध होती है, जो मौर्य वंश के पतन का क्या बनती है, कारण बनती है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति। सम्राट अशोक ब्राह्मण बौद्ध धर्म अनुयायी था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो ऐसे कंडीशन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के कारण अन्य जो धर्मों के लोग थे उससे दूर होने लगे। कहते हैं साम्राज्य में जब शासक होता है, शासक को सभी धर्मों को समान स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए, किसी धर्म विशेष को ज़बरदस्ती या दबाव नहीं डालना जाना चाहिए। लेकिन जनता के ऊपर दबाव डाला गया, जनता को प्रेरित किया गया कि बौद्ध धर्म को अपनाएं, उसकी नीतियों का पालन करें। इससे जो ब्राह्मण लोग थे, एक बड़ा समुदाय था,
वे इनसे इस तरह के धर्मांतरण या इस तरह के दबाव के कारण लोग खिन्न होने लगे कि ज़बरदस्ती दबाव डाला जा रहा है उन्हें, और इस तरह से लोग जो है, जो ब्राह्मण लोग थे, वे इसके विरोधी हुए, क्योंकि इस तरह से इसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, अन्य धर्मों की अनदेखी की। तो यहाँ पे भी ये भी एक कारण बनता है बौद्ध धर्म के पतन में। नेक्स्ट है, प्रशासनिक कार्यों के बजाय सारा ध्यान धर्म पर सीमित रह गया। जैसा कि आप जानते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था तभी सही होती है, तभी सही तरीके से संचालित होती है, जब शासक जो है पूरा फोकस उस पर करता है, कर्मचारियों की मीटिंग लेता है और कार्यों को जो संचालित होते हैं उनका निरीक्षण करता है। लेकिन सम्राट अशोक ने क्या किया, पूरा ध्यान धम्म पे फोकस किया, धार्मिक कार्यों पे किया, धर्म का प्रचार और प्रसार पे किया, स्मारकों को बनवाने में लगाया, अभिलेखों को बनवाने में लगाया। पूरा फोकस जो है उसने धर्म पे किया, प्रशासनिक कार्यों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम यह निकला, उसके कर्मचारी शिथिल हो गए, प्रशासनिक व्यवस्था एकदम अव्यवस्थित हो गई और साम्राज्य की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो चरमरा गई। इसी का आगे नतीजा और सारे फैक्टर प्रभावित कैसे होते हैं उसके संदर्भ में हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो इस तरह से ये भी एक कारण बनता है मौर्य वंश के पतन के कारणों में, यानी प्रशासनिक कार्यों की बजाय टोटल अपना जो है धम्म नीति पे जो है पूरा फोकस किया, जिसके कारण मौर्य वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। नेक्स्ट है, धन प्रचार के कारण राजकोष का खाली होना। जैसा कि आप जानते हैं, सम्राट अशोक धन प्रचार करने के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो इतनी बड़ी मात्रा में स्तूपों का निर्माण, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जगह जगह पे अभिलेखों की स्थापना, स्तंभों की स्थापना, तो इस तरह चीज़ों के निर्माण में, धर्म के प्रचार में, विदेशों में राजदूतों को भेजना, इन सभी क्रियाओं के कारण, इन सभी कार्यों के कारण बहुत सारा धन खर्च हुआ। इनपुट बंद हो गया, आउटपुट होता रहा। कहने का मतलब है, आय का स्रोत सीमित था, जितना था उतना ही था, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा कर रहा था। साम्राज्य का विस्तार भी नहीं कर रहा था, प्रशासनिक कार्यों में देखरेख भी नहीं कर रहा था। टोटल पूरा उसका फोकस जो है केवल धर्म पे था। तो ऐसे कंडीशन में धार्मिक कार्यों में लगातार प्रचार और प्रसार करने के कारण राजकोष पूरा खाली हो गया, और राजकोष खाली होने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो ये भी एक फैक्टर है। डियर फ्रेंड, ये सारी फैक्टर है क्या इंडिकेट करते हैं, सम्राट अशोक जिम्मेदार था, यानी मौर्य वंश का पतन में इस हद तक जिम्मेदार था, जिसके कारण मौर्य वंश का पतन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अगला जो हम लोग विश्लेषण करेंगे, दूसरा पहलू भी है। यानी कहने का मतलब है, मौर्य वंश के पतन में अन्य कारण भी उत्तरदायी हैं, उनका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि अन्य कारण कहाँ तक उत्तरदायी हैं। तो चलिए उसको भी, सेकंड पार्ट को भी हम लोग एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि सम्राट अशोक ही उत्तरदायी केवल है, क्या अन्य पहलू भी उत्तरदायी हैं। तो सेकंड पार्ट का हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसमें ख के अंतर्गत, जैसे इसमें ख है, इसमें अन्य कारणों को देखेंगे। तो इसमें है अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि अशोक के उत्तराधिकारी निर्बल थे और अयोग्य थे। कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी योग्य हो, अगर उसके पुत्र अयोग्य निकल जाएंगे तो साम्राज्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। सेम कंडीशन इसी के साथ होती है। सम्राट अशोक के जितने भी उत्तराधिकारी थे, एक भी योग्य नहीं थे, सभी अकर्मण थे, सभी अयोग्य थे, और इसका परिणाम क्या निकला कि साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस तरह से अयोग्य उत्तराधिकारी जो है उसके साम्राज्य की सुरक्षा नहीं कर सके, उनकी भुजाओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि अपने साम्राज्य की रक्षा कर पाते। तो इस तरह से मौर्य वंश के पतन में उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों का भी योगदान था, या ये भी एक कारण था। नेक्स्ट स्टेप में इसी में देखते हैं, इसमें राज तरंगणी। जैसा कि आप जानते हैं, कल्हड़ की राज तरंगणी एक रचना है जो कश्मीर को लेकर के विशेष रूप से रचित की गई है। तो कल्हड़ की राज तरंगणी में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर में जालौक अपने को क्या कर लेता है, स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। तो इस तरह से प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन दो प्रकार के शासन होते थे। तो प्रांतीयपति जो होते थे, या राज्यों में जो शासक होते थे, जब केंद्रीय शासक कमज़ोर हो जाता था तो प्रांतीय शासक अपने को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। तो इसका उल्लेख मिलता है राज तरंगणी में, जो जालौक अपने को क्या कर लेता है, स्वतंत्र घोषित कर लेता है। इसी क्रम में तारानाथ हैं। तारानाथ के विवरण से क्या उल्लेख मिलता है कि गांधार प्रदेश के, यानी गांधार प्रदेश के जो वीरसेन शासक थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो ये भी एक उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है कि ये शासक जो है केंद्रीय शक्ति के कमज़ोर होते ही अपने आप को क्या कर लिए थे, स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। नेक्स्ट स्टेप में कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्र है। इसमें भी उल्लेख मिलता है कि विदर्भ के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये परिस्थितियाँ का ही परिणाम था, यानी केंद्रीय शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई कि केंद्रीय शक्ति के कमज़ोर होते ही इन शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जिसके कारण आगे चल करके जगह जगह पे विद्रोह होने लगे। अन्य राजा जो थे प्रांतीय, वे प्रांतीय शासक भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के फिराक में थे, और यही सब कारण जो आगे चल कर क्या बनता है, मौर्य वंश का पतन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं और कौन से कारण हैं। शासन का विकेंद्रीकरण।
शासन का विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि शासन की शक्ति कई भागों में डिवाइड थी, यानी कहने का मतलब है साम्राज्य विशाल था और पूरे साम्राज्य में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी। एक केंद्रीय शासक, जिसका शासक मुख्य शासक राजा होता था, यानी मौर्य वंश के शासक होते थे, और प्रांतों में प्रांतपतियों का शासन था। तो इस तरह से दो प्रकार की शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी। केंद्रीय शासन जब कमज़ोर हो गया, यानी अशोक के उत्तराधिकारी जब कमज़ोर हो गए, तो जो प्रांतों में शासक थे वो क्या हो गए, अपने आप जो है स्वतंत्र घोषित कर लेते। इस तरह से विकेंद्रीकरण के कारण समस्याएं उत्पन्न होने लगी। केंद्रीय शासक कमज़ोर हो गया, विकेंद्रित शासन सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लिए, और इस तरह से मौर्य वंश के पतन का क्या बनता है, कारण बनता है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग आर्थिक संकट। जैसा कि आप जानते हैं राजकोष बहुत ही आवश्यक है। किसी साम्राज्य की शक्ति होती है, किसी शासक की ताकत होती है। अगर राजकोष खाली हो जाएगा, राजकोष के माध्यम से ही सेना मजबूत की जाती है, लोगों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, इसी से देश का विकास किया जाता है, इसी के माध्यम से। जब राजकोष खाली हो जाएगा तो शासक भी कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते हैं अशोक ने इतना ज़्यादा धन को बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया था, उसके उत्तराधिकारियों को विरासत में बहुत अल्प मात्रा में राजकोष मिला था, रिक्त राजकोष मिला था, ऐसे हम बोल सकते हैं। और रिक्त राजकोष होने के कारण चूँकि पहले से खाली था और उत्तराधिकारी भी इतने अयोग्य थे, कोई भी राजकोष को भरने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं कर सके, और इस तरह से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ती गई और इस तरह से शासन संचालित करने में भी असमर्थ हो गए। तो रिक्त राजकोष भी मौर्य वंश के पतन का क्या बनता है, कारण बनता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम लोग प्रांतीय शासकों के अत्याचार। जैसा कि आप जानते हैं दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। जब पूरा फोकस सम्राट अशोक केवल धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा रहता था, उसके आने वाले उत्तराधिकारी भी केवल अपने संगीत में, नृत्य में इधर उधर समय अपना व्यतीत करते थे। तो प्रांतीय शासक थे, उसके विषय में वो लोग कभी देखते नहीं थे, निरीक्षण नहीं करते थे, और प्रांतीय शासक जनता पे अत्याचार करते थे, जबरन करों को वसूलते थे, और ऐसे कंडीशन में जनता का भी साथ दूर होने लगा। यानी जो शासक थे, जो उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक के, जब उनके ऊपर प्रांतपतीय शासक अत्याचार करने लगे तो वे भी जगह जगह पे जब भी समय मिला विद्रोह करने की स्थिति में हो गए, विद्रोह भी करने लगे। क्यों? क्योंकि राजा का उन्हें साथ नहीं मिल रहा था, प्रांतपति उन्हें उनके साथ अत्याचार कर रहे थे और इस अत्याचार से उन्हें निजात नहीं दिलाया जा रहा था। इसलिए जनता भी आगे चल करके क्या की, विद्रोह करने लगी। तो ये भी एक कारण बनता है मौर्य वंश के पतन के कारणों में। नेक्स्ट है करों में अधिकता। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे करों में अधिकता, जब कोई व्यक्ति एक सीमा से ज़्यादा करों को पेड करेगा, ज़्यादा अतिरिक्त कर लगा दिया जाएगा, तो उस बोझ से वो हमेशा आक्रोशित होता है और राजा क्या करता है, विरोध करता है। जितने भी वर्ल्ड में रिवोल्यूशन हुए हैं, जितने भी क्रांतियाँ हुई हैं, आपने देखा होगा कि राजा अपनी आय की स्रोत बढ़ाने के लिए जनता पे कर बढ़ाया, और जब भी करों में वृद्धि की गई, अत्यधिक मात्रा में करों में वृद्धि की गई, जनता ने इसका क्या किया, विरोध किया। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हुई, जनता पे अत्यधिक मात्रा में करों में वृद्धि कर दी गई, ज़्यादा कर लगा दिया गया, जिसके कारण जनता त्राही त्राही करने लगी और वो भी जनता शासक के विरुद्ध हो गई और विद्रोह करने की स्थिति में बनी, जो मौर्य वंश के पतन का क्या बनता है, कारण बनता है। नेक्स्ट है साम्राज्य की विशालता। जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले आरंभिक राजवंश जो थे बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने दोनों मिलकर के किस तरह से पूरे भारत में मौर्य वंश की स्थापना करते हुए विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। अशोक तक तो व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन अशोक के उत्तराधिकारी निर्बल होते गए और ऐसे कंडीशन में साम्राज्य इतना ज़्यादा विशाल था कि उसकी रक्षा करना इन कमज़ोर उत्तराधिकारियों के बस की बात नहीं थी। अगर उत्तराधिकारी योग्य होते, शक्तिशाली होते तो शायद साम्राज्य की सुरक्षा हो पाती, लेकिन अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण इतना विशाल साम्राज्य था कि बाह्य आक्रमण होने लगे, जगह जगह पे विद्रोह होने लगे, प्रांतपति जो शासक थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में साम्राज्य की रक्षा नहीं हो सकी और मौर्य वंश का पतन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग राजधानी का केंद्र में होना। जैसा कि आप जानते हैं जब राजधानी पूरे साम्राज्य के मध्य में होती है, सेंटर में होती है, तो चारों तरफ से सूचनाओं का प्राप्त कर लेना और प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करना आसान होता है। लेकिन जब राजधानी एक केंद्र के बजाय एक साइड में होता है तो ऐसे में शासन व्यवस्था का संचालन करना मुश्किल कार्य होता है, जो आगे चल करके समस्या का कारण बना। विद्रोह जगह जगह पे होने लगे, उनको आसानी से दबाया नहीं जा सका, सूचनाएं नहीं मिल पाती थी, वो भी एक फैक्टर था जिसके कारण मौर्य वंश के पतन का क्या बनता है, कारण बनता है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। अगला है राज परिवार में फूट और षड्यंत्र। जैसा कि आप जानते हैं मौर्य वंश में बहुविवाह का प्रचलन था, बहुत
बहुविवाह के कारण परिवार बड़ा होता था और राजा बनने के लिए, उत्तराधिकारी बनने के लिए षड्यंत्र होते थे परिवार में, आपस में ही षड्यंत्र करते रहते थे, जिसको मंत्रियों को भी मौका मिलता था और अन्य लोगों को भी विद्रोह करने का मौका मिलता था। तो परिवार में बहुविवाह का प्रचलन होने के कारण षड्यंत्रों का दौर गुजरा उत्तराधिकारी बनने के लिए, और इस तरह से मौर्य वंश के क्या बनता है, ये पतन का कारण बनता है। सभी लोग परिवार में षड्यंत्रों में लिप्त रहते थे, अधिकारी भी लिप्त रहते थे, और ये सभी जो है इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जो जगह जगह पे विद्रोह होने लगे। इस तरह से समझ में आने लगी बात की केंद्रीय शक्ति अब कमज़ोर हो गई है और प्रांतीय शासक अपने को क्या करने लगे, स्वतंत्र घोषित करने लगे। तो इन्हीं षड्यंत्रों का ही ये सारा परिणाम था। नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्षता का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी सम्राट होता है, कोई भी देश होता है, अगर वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की स्थिति रहती है, यानी नागरिकों को इस तरह से स्वतंत्रता प्रदान की जाए कि वो अपने किसी भी धर्म को अपनाएं और उसका प्रचार प्रसार करें। लेकिन जब भी धर्म उनके ऊपर थोपा जाता है राज की तरफ से, राजा की तरफ से, व्यवस्था की तरफ से, तो जनता उसका क्या करती है, विरोध करती है। सेम स्थिति यहाँ पे भी हुई। मौर्य वंश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया। जनता से भी ये अपेक्षा की गई कि वो बौद्ध धर्म को अपनाएं और उसका प्रचार प्रसार करें, लेकिन जनता जो है इसका विरोध कर रही थी। इसके पहले भी हमने चर्चा किया कि किस तरह से ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म लोगों के ऊपर थोपा जा रहा था और इससे लोग जो है खिन्न थे, और इसके कारण उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई थी। और यही धार्मिक स्वतंत्रता के न प्रदान करने के कारण मौर्य वंश का क्या बनता है, पतन बनता है, क्योंकि सभी लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आगे चलकर मुगल शासक सम्राट अकबर के बारे में भी सुना होगा। इस्लाम धर्म के अनुयायी था, लेकिन उसने ब्राह्मणों का भी सहयोग लिया, क्षत्रियों का भी सहयोग लिया। उसके पीछे का उद्देश्य केवल इतना था कि सभी को अपने पक्ष में करना और विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। ये शासक की रणनीति होती है कि मौर्य शासकों ने इस चीज़ को नहीं समझा कि धर्म, अगर हम एक पर्टिकुलर धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे तो जो साम्राज्य में अन्य धर्मावलंबी हैं, अन्य धर्मावलंबियों के लोग जो हैं मानने वाले, वे इसका विरोध करेंगे, और यही परिणाम हुआ कि सभी लोगों का सहयोग नहीं मिल सका और मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करते हैं तात्कालिक कारण। अब तात्कालिक कारण में यहाँ पे क्या निकल के आता है, सम्राट अशोक का जो अंतिम उत्तराधिकारी था भीष्मरथ, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की है। उसका रीज़न क्या है, पुष्यमित्र शुंग को सैनिकों के साथ परेड के लिए बुलाया जाता है। सभी लोग धूप में खड़े थे, उसका निरीक्षण शासक को करना था, लेकिन शासक जो है नृत्य और संगीत में लिप्त था, समय से नहीं आया। दिन भर दोपहर में खड़े रहे। काफ़ी देर बाद वहाँ पे शासक आता है, और इस तरह से पुष्यमित्र शुंग जो है उसको बुरा लगता है कि मैं इतनी देर से धूप में खड़ा हूँ, हमारे सैनिक धूप में खड़े हैं, राजा को बिल्कुल टाइम नहीं है हमारा निरीक्षण करने का, और अपना समय पूरा इधर उधर व्यतीत करता है। दोनों से बहस होती है। क्रोधित में आके पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, गुस्से में आके यानी क्रोध में आकर के तलवार से अपनी ही राजा की हत्या कर देता। तो इस तरह से बृहद्रथ की हत्या हो जाती है और मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो था वो ख़त्म हो जाता है और मौर्य वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कि मौर्य वंश के पतन में किस तरह से दो पहलू हैं। एक तरफ सम्राट अशोक उत्तरदायी है और सेकंड पार्ट में अन्य कारण उत्तरदायी हैं। दोनों का विश्लेषण करने के पश्चात क्या निष्कर्ष निकलता है कि मौर्य वंश के पतन में जितना सम्राट अशोक उत्तरदायी है, उतना ही उसके उत्तराधिकारी भी उत्तरदायी हैं, उतना ही अन्य परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। तो कहने का मतलब है मौर्य वंश के पतन में पर्टिकुलर अशोक को जिम्मेदार ठहराना तर्कसंगत नहीं है, बल्कि मौर्य वंश के पतन में सभी कारण उत्तरदायी हैं, सभी का योगदान था, जिसके कारण मौर्य वंश का पतन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से नए विषय वस्तु मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।